हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RKCL पर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर आपके सामने लेके आया हूँ, जो आपका 23 दिसंबर को होने वाला है। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है ये, और आपका होने वाला है 23 दिसंबर को। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर द्विनाम नामकरण पद्धति का सुझाव निम्न में से किसने दिया था। तो द्विनामकरण जो पद्धति है उसका सुझाव किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। फिर देखिए, प्याज में खाद्य संग्रह निम्न में से किस पौधे किस भाग से होता है? तो प्याज में खाद्य संग्रह पर्ण से होता है। किससे होता है? पर्ण से। फिर देखिए, कोशिका का इंजन निम्न में से किसे कहा जाता है? कोशिका का इंजन निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। इसे कोशिका की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। स्पेशली क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। हम जानते हैं जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रावस्था विभाजन पूर्व की तैयारी की अवस्था है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंटरफेज। हम जानते हैं, आप लोगों ने जो सेल साइकिल है वो पढ़ा होगा और आपने देखा होगा सेल साइकिल में कुछ इस तरह की स्टेजेज होती हैं। इस तरह की स्टेजेज आपको देखने को मिलती हैं, जहाँ पर ये G1 S और ये G2 और ये M फेज होती है। तो G1 G2 और ऐसे तीनों फेज क्या हैं? इंटरफेज है, जिसको हम अंतरावस्था भी कहते हैं। अंतरावस्था या इंटरफेज। और यहाँ पर जो ये M फेज है ये क्या होती है? ये होती है यहाँ पर विभाजन अवस्था। ये क्या होती है? विभाजन अवस्था होती है। हम जानते हैं ये 1 घंटे में संपन्न हो जाती है, बाकी इसको 23 आवर लगते हैं। तो ये थी आपकी सेल साइकिल के बारे में भी, है ना। उसके बाद बात करें तो वैसे अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होता है सेल साइकिल का टर्म, समय जो होता है, लेकिन हमने बात की है मनुष्य की कोशिका की। फिर देखिए यहाँ पर मूल शीर्ष का सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं मूल गोप। क्या कहते हैं? मूल गोप कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल गोप। कोशिका सिद्धांत स्लीडन व स्वान, ये 2 साइंटिस्ट थे, स्लीडन व स्वान, इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला उपकरण क्या है? इसको हम कहते हैं पोटोमीटर। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पोटोमीटर, इसको हम कह देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? ये होता है 3PGA। क्या होता है? 3PGA, जिसको हम फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। क्या कहते हैं? ग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं। ये हो जाएगा, पोटोमीटर हो गया और फोस्फो। उसके बाद देखिए ICBN का फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटिकन फॉर ऑफ नहीं आएगा, कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ICBN का, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसी से है ये क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर है दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली श्वसन मूलें किस नाम से जानी जाती है? तो इनको हम न्यूमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर इनको हम कह देते हैं। ठीक है, राइजोपस या राइजोजेंस करके एक पादप है, उसमें देखने को मिलती है। दलदल ये पाई क्यों जाती है? क्योंकि ज़मीन में लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर देखिए स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। स्थायी
ऊतक। देखिए स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं ये दो प्रकार? तो ये दो प्रकार हैं, एक है सरल और एक है जटिल। एक सरल है और एक जटिल है। देखो जो सरल सरल होता है ना, उसमें हमको पैरेनकाइमा, उसमें हमको स्क्लेरेनकाइमा और हमको कोलेनकाइमा देखने को मिलते हैं। जबकि जो जटिल ऊतक होते हैं उनमें हमको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि आपको क्या बनाना है, ये अमीनो अम्ल की संरचनात्मक सूत्र लिखना है। तो मतलब एक अमीनो अम्ल के जो संरचनात्मक सूत्र होता है किस तरह से था, यहाँ NH2, यहाँ कार्बन, यहाँ R श्रृंखला कोई भी है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको बेसिक स्ट्रक्चर बनानी है। यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ COOH। तो ये किसी भी अमीनो अम्ल की बेसिक स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली होती है। ठीक है, याद रखना जो ग्लाइसिन होता है ना, ग्लाइसिन में यहाँ पर इस R के स्थान पर ग्लाइसिन में हाइड्रोजन होता है, और वो क्या होता है, ये ग्लाइसिन कहानी है ना, ग्लाइसिन एक अमीनो अम्ल है। ग्लाइसिन में ऐसा होता है, और ग्लाइसिन में ऐसा क्यों होता है? इससे क्या होता है कि इसका कार्बन जो है असममित नहीं रहता है, तो प्रकाश सक्रिय नहीं रहता। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जामों में, इसीलिए ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है एक प्रारूपी पुष्प के विभिन्न भागों को दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाना है आपको। तो एक पुष्प का डायग्राम मतलब यहाँ बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए डायग्राम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग एग्जामों में, क्लास 10 से लेकर 12 तक सभी एग्जामों में ये पूछा जाता रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से देखिए, और यहाँ इसकी पत्तियाँ हैं, याद रखना है ना। इसको और अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, यहाँ इस तरह से कुछ पत्तियाँ होती हैं, इस तरह से है ना, और यहाँ पर बाह्य दल होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पुष्पासन। क्या हो जाएगा? पुष्पासन। ये हो जाएगा आपका पुष्पवृंत, पुष्पवृंत हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा अंडाशय। ये हो जाएगी वर्तिका, और ये होता जाएगा वर्तिकाग्र। क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा परागकोश, और ये हो जाएगा पूतंतु। क्या हो जाएगा? पूतंतु। ये हो जाएगा यहाँ पर दल है ना, और ये हो जाएगा बाह्य दल। तो ये सभी के हमने नामकरण कर दिए हैं, और ये जो डायग्राम है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये लो, और थोड़ा ताकि हमको दिख सके चीज़ें, मैंने वाइट से थोड़ा सा कलरफुल कर दिया। ठीक है, ये था हमारा पेपर, सॉरी पेपर नहीं, ये इस डायग्राम का ये डायग्राम था। देखिए पौधों में पीढ़ी एकांतरण को अच्छे से समझाइए। देखिए पौधों में पूरी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? अगुणित और द्विगुणित है ना, या युग्मकोद्भिद या बीजाणुद्भिद हमको देखने को मिलता है। मतलब क्या होता है कि जैसे पहले अगुणित आ गई पीढ़ी है ना, फिर उसके बाद आ जाती है द्विगुणित, जिसको हम 2n से शो कर देता हूँ फिलहाल में, n2n n2n इस तरह से चलता है। आपको डायग्राम बनाना है, आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी जैसे आप बना सकते हो कि यहाँ पुंधानी है, यहाँ स्त्री धानी है ना, स्त्री धानी या गुरु बीजाणु धानी, यहाँ से हम कहते हैं परागकण मध्य पराग, उसकी बात करते हैं ना। तो यहाँ परागकण जो कि अगुणित होते हैं, यहाँ अंड कोशिका बनती है, अगुणित होती है, निषेचन करके भ्रूण बनाएंगे, फिर भ्रूण बड़ा होगा, भ्रूण मतलब विभाजन होंगे, तो जड़ तना पत्ती बनेंगी, जड़ तना पत्ती, फूल होता है,
फूल में फिर वही ये सब होते हैं। तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये अगुणित है, अगुणित है, और बाकी का पूरा कैसा है, द्विगुणित। इस तरह से आप इस पीढ़ी का अंतर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो बात करते हैं, है ना, इसको इस तरह से कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हम चीज़ों को लिख सकें, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर है कशेरुकी और अकशेरुकी मुख्य मतलब जो प्राणियों में अंतर होते हैं वो आपको लिखने हैं, जो आप आसानी से लिखते हो। मेन चीज़ कशेरुक दंड होती है। कशेरुक दंड केवल कशेरुकियों में पाई जाती है ना, किस में पाई जाती है, केवल कशेरुकियों में पाई जाती है। कशेरुक दंड की बात हुई है ना। फिर एक यहाँ पर क्या होता है, जो तंत्रिका रज्जु है ना, एक तंत्र रज्जु का अंतर आ जाता है कि जो तंत्रिका रज्जु होती है वो क्या होती है, जो कशेरुकी हैं वहाँ उनमें पृष्ठीय होती है, पृष्ठ सतह की ओर होती है, जबकि अकशेरुकियों में ये अधर सतह की होती है ना। इनमें कशेरुकियों में एकल होती है, जबकि इनमें कैसी होती है, दोहरी होती है, दोहरी होती है ना, और ठोस होती है। कैसी होती है, ठोस, और यहाँ खोखली होती है। कैसी होती है, खोखली होती है ना। और अगर जैसे हृदय की बात आती है, अगर इनमें हृदय होता है तो मतलब कशेरुकियों में हृदय जो होता है वो अधर सतह की ओर होता है ना। और अगर अकशेरुकियों में होता भी है तो पृष्ठ सतह की होता है। कहाँ होता है, पृष्ठ सतह की होता है। फिर एक गुदा पशपूछ होती है, क्लोम छिद्र होते हैं। क्लोम छिद्र जनरली कशेरुकियों में होते हैं, गिल्स जिनको हम कहते हैं इनमें नहीं होते। तो ये काफ़ी सारे अंतर थे, मुख्य मुख्य अंतर यही 4-5 अंतर हैं जो आप लिख सकते हो, जो कशेरुकियों की पहचान है खासकर वो वाले, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तिल चट्टे के आहार नाल का नामक चित्र बनाइए। तो ये ना आकर आपको मेंढक का मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, क्योंकि देखो ये कुछ क्वेश्चन अर्धवार्षिक में आते हैं जो पिछले पहले का जो सिलेबस था उसमें थे, फिलहाल नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, तो यहाँ पर मेंढक इंपॉर्टेंट है, ना कि तिल चट्टे का क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर देखिए मेंढक में पाए जाने वाले संवेदी अंगों के नाम बताने, तो आपको त्वचा, कान नहीं होता, याद रखना, कर्ण पटल होती है ना, कान नहीं होते हैं, आँखें होती हैं, त्वचा होती है ना, और जिह्वा भी होती है। जिह्वा द्विपालित होती है, याद रखना, जिह्वा द्विपालित होती है, होती तो है ही जिह्वा, लेकिन द्विपालित होती है। तो जो हमारे होते हैं वही इनके होते हैं संवेदांग, यानी 5 आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ठीक है। ये 5 होते हैं, 5 इनमें बस कान की जगह कर्णपटे होती है। जिह्वा कैसी होती है, द्विपालित होती है। तो ये था इनका इम्पोर्टेंट की बात। उसके बाद देखें यहाँ पर आपको दे रखा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, को इसका में अंतर लिखना है। प्रोकैरियोट में केंद्रक जो है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक की जगह केंद्रकाभ होता है। क्या होता है, केंद्रकाभ होता है। बाकी यहाँ पर केंद्रक उपस्थित होता है, दोहरी झिल्लीबद्ध होता है ना। यहाँ केंद्रकाभ होता है, केंद्रक होता है। बाकी यहाँ पर हम जानते हैं 80S राइबोसोम होता है, यहाँ 70S राइबोसोम होता है। यहाँ जो झिल्लीबद्ध कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं ना, यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं, झिल्लीबद्ध कोशिकाएं यहाँ उपस्थित हैं। काफ़ी सारे अंतर आप लिख सकते हो, आप करके आए होगे, याद करे हो, काफ़ी ईजी है, ठीक है। पौधे में अनिवार्य तत्व की कमी से होने वाले लक्षण, हरिमहीनता देखने को मिल जाती है, कमज़ोर हो जाता है, पीलापन आ जाता है, बहुत सारे। हालांकि ये वाले क्वेश्चन भी इस बार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस से बाहर के हैं। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, जो लेग्यूमिनस पादप हैं, है ना, लेग्यूमिनस पादप, ठीक है। उनकी जड़ों में कौन पाया जाता है, राइजोबियम। क्या पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। वो ग्रंथिकाओं का यानी गांठों का निर्माण करता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जिनमें निफ जीन होता है। क्या होता है, निफ जीन होता है, जिसकी सहायता से वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फिर देखिए एंजाइम है, एंजाइम की क्रियाविधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाएगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंजाइम क्या है, एंजाइम वैसे एंजाइम में क्या अंतर है ना। ये प्रोटीन वाला भाग एंजाइम का क्या होता है, वो होता है एपो एंजाइम, बाकी से एंजाइम उसके दोनों को मिलाकर होता है होलो एंजाइम होता है। और एंजाइम क्या होते हैं, ये जैविक उत्प्रेरक हैं। क्या है, जैविक उत्प्रेरक हैं, क्रिया मतलब क्रिया की जो क्रियाएं होती हैं जैविक क्रिया, उनकी दर को बढ़ाते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में आपको तालाचाबी सिद्धांत से समझाना है कि प्रत्येक क्रिया के लिए अलग एंजाइम होते हैं। जैसे अलग ताले के लिए एक अलग चाबी होते हैं, वैसे अलग क्रिया के लिए एक अलग एंजाइम होता है। फिर देखिए कोशिका विभाजन के दौरान होने वाली जीन विनिमय की क्रिया क्या होती है। जीन मतलब जीन के जो समजात गुणसूत्र है, कौन से, समजात गुणसूत्र, 2 समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीन के आदान प्रदान की क्रिया क्या होती है,
जीन विनिमय कहलाती है और ये कब होती है, पैकेटीन अवस्था में होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि यह किस अवस्था में होती है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन की पैकेटीन अवस्था में होती है। किसमें होती है, पैकेटीन अवस्था में होती है। अर्धसूत्री विभाजन के महत्व को बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन किन में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है, और ये क्या करता है, गुणसूत्रों की संख्या को समान बनाए रखता है, ठीक है, और विभिन्नताओं के लिए भी उत्तरदायी है। फिर यहाँ पर ये विसरण और परासरण है। विसरण गैसों में होता है, परासरण स्पेशली जल का है। जब जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से जाता है तो परासरण कह देते हैं। और विसरण अधिकांशतः होता है गैसों में, जिनमें देखने को मिलता है कि जो जल होता है वो अपनी जो भी गैसें होती हैं वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करती हैं। फिर देखो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन में और वाष्पीकरण में अंतर होता है। वाष्पीकरण जनरली होता है और वाष्पोत्सर्जन हमको पादपों में देखने को मिलता है, जो कि रंध्रों से होता है। बिंदु स्राव पत्तियों से, जो पत्तियों के किनारे वहाँ से बूंद के रूप पानी का निकलना है। परिवहन हम जानते हैं जाइलम फ्लोएम करते हैं, है ना। बाकी यहाँ पर देखो ये द्विबीजपत्री तने की द्वितीयक वृद्धि के बारे में सतत आपको वर्णन करना है। ये मूल की आंतरिक संरचना बतानी है। द्विबीजपत्री मूल में कोई भी कर सकते हो। एक प्रारूपिक गुणसूत्र की संरचना बनाओ, मतलब ये जो गुणसूत्र होता है इसकी आपकी संरचना बनानी है। आपको बताना है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर है इसमें, है ना, और गुणसूत्रों की क्रियाओं के कार्यों के उल्लेख करना है। फिर ये कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तार्किक के बारे में बताओ। क्रेज शारीरिकी, C4 की क्रियाविधि, C4 पादपों का महत्व, या प्रकाश तंत्र फर्स्ट, प्रकाश तंत्र सेकंड में क्या अंतर होता है, चक्रीय फास्फोरिलन। तो ये था हमारा आज का पेपर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को इस वीडियो का आपको फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।